बैंक से कॉल था, कह रहे हैं ईएमआई जमा करो या लीगल एक्शन लेंगे। हमने नो ईएमआई टिल पोजीशन वाले स्कीम पे भरोसा किया था। तो आज की कहानी है उन हजारों इंडियन होम बायर्स की जिन्हें बिल्डर और बैंक के सबवेंशन स्कीम के सपने दिखाए गए। अभी घर लो, ईएमआई बाद में, मतलब कि नो ईएमआई टिल पोजीशन। पर सपना सच होने से पहले ही ये स्कीम एक नाइटमेयर बन चुकी है। लोग ईएमआई पे ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन घर का नामो निशान तक नहीं है। बेसिकली दे आर पेइंग ईएमआईज फॉर अ फ्लैट दैट डज नॉट इवन एग्जिस्ट, या फिर उस प्रोजेक्ट को जो ऑलरेडी बंद पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ नोटेड दैट इनोसेंट होम बायर्स हैव बीन टेकन फॉर अ राइड। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसी अनहोली नेक्सस को क्रैक डाउन करने के लिए सीबीआई प्रोब को ऑर्डर किया है। सो आज की कहानी है ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ स्कैम। बिल्डर, बैंक्स, सरकारी रेगुलेटर्स नैपिंग ऑन देयर जॉब्स एंड एज यूजुअल आम आदमी which has been left to suffer. अट्ठाईस अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच जस्टिसेस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सीबीआई को बोला कि बिल्डर और बैंक के नेक्सस की जांच करो। दे ऑर्डर्ड 7 प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज टू डिग आउट दिस होल ट्रूथ। एंड टॉप प्रायोरिटी क्या है? सुपर टेक लिमिटेड, एक बड़ा एनसीआर का बिल्डर जिसके नाम पे काफी कंप्लेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सुपर टेक के 21 प्रोजेक्ट 6 बड़े शहरों में चल रहे हैं, जिसमें 19 बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं। 800 से ज्यादा बायर्स सिर्फ सुपर टेक के प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, और शॉकिंगली सिर्फ 8 बैंक ही हैं जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में कॉमन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले सुपर टेक और इन 8 बैंक के नेक्सस पे इंक्वायरी स्टार्ट करो, और उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद, इन हर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो भी बिल्डर बैंक का खेल हुआ है, उन सब पर अलग अलग से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करके प्रोब करो। इवन बियॉन्ड एनसीआर, इन मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली, इलाहाबाद, जहां भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी अलग से इंक्वायरी होनी चाहिए। बेसिकली द कोर्ट इज कास्टिंग अ वाइडर नेट। ये जो अनहोली नेक्सस है, ये फ्रेज खुद सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, इंप्लाइंग कि एक मिलीभगत चल रही है बैंक्स और बिल्डर के बीच। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? होम बिल्डर्स को लूटा गया, उनके नाम पे लोन्स निकले, पैसा बिल्डर ने यूज या मिसयूज किया, और जब बिल्डर भागा या प्रोजेक्ट को डिले किया गया तो बैंक ने उल्टा बायर्स के ऊपर ही ईएमआई थोप दी। द कोर्ट सेड ये इशू पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। 170 प्लस पेटिशंस फाइल हुई हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं लगभग 1200 से ज्यादा होम बायर्स को। दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर। स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज अपना काम नहीं कर पाए, बैंक्स ने रूल्स को सरकमवेंट किया, और बिल्डर्स ने घुमा फिरा के पूरा फायदा उठाया, जिसका नुकसान होम बायर्स को हुआ है। तो these were the some strong words used by Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाओ, उसमें सीबीआई के ऑफिसर्स होंगे और उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स भी होंगे, और उसके अलावा आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट के रेरा के अथॉरिटी, इन सबको बोला गया है कि अपने अपने नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करो टू असिस्ट दिस होल प्रोब। ये पहली बार है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोब हाउसिंग सेक्टर स्कैम के लिए इनिशिएट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट खुद हर महीने हियरिंग करेगा इस केस की और प्रोग्रेस को चेक करेगा। तो आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। तो दे हैव गिवन सीबीआई 1 मंथ फॉर एन इंटीरियम स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट्स ने बैंक को भी फटकार लगाई है। दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट कन्वीनियंस बिटवीन बिल्डर्स एंड बैंक्स, एंड इनोसेंट होम बायर्स हैव बीन टेकन फॉर अ राइड, ये एससी बेंच ने कहा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियम रिलीफ भी दिया है कि जब तक ये केस चल रहा है बैंक्स कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते बायर्स के खिलाफ। सो नो हरेसमेंट एंड नो पेनल्टी फॉर मिस्ड ईएमआईज। कोई भी बैंक मैनेजर अगर कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उसकी खैर नहीं। द बेंच वार्न्ड स्ट्रिक्टली। मतलब अब बायर्स
थोड़ी देर के लिए सांस ले सकते हैं। एटलीस्ट रिकवरी एजेंट्स का डर तो कम होगा। और एक और कड़क ऑर्डर, कॉरपोरेशन बैंक, जिसका नाम आया है एज वन ऑफ द हाईएस्ट लेंडर्स इन दिस स्कीम, उनको कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट अपॉइंटेड एडवाइजर और लॉ क्लर्क के सारे इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस आप फंड करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन बैंक अलोन हैज ऑलमोस्ट हाफ द टोटल लोन्स एक्सपोजर इन दिस होल फ्रॉडुलेंट स्कीम, 2477 करोड़ आउट ऑफ द 5100 प्लस करोड़ टोटल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि आखिर में पैसा बिल्डर से वसूला जाएगा, बैंक अभी बियर करेंगे, बाद में बिल्डर कम डेवलपर्स को भरना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी डील है एक्चुअली। एक तरफ से कोर्ट ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि बैंक्स की भी गलती है, सो दे मस्ट पुट द बिल फॉर अनकवरिंग दिस स्कैम। अब सवाल है कि ये सबवेंशन स्कीम एक्चुअली है क्या और ये स्कैम कैसे बने। चलिए समझते हैं इसको। 2010 के और 20 के मिड में, अराउंड 2013 और 2015 में, जब रियल एस्टेट मार्केट ठंडा पड़ा था, तो बिल्डर्स ने एक नया जुगाड़ निकाला नए बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। नो EMI टिल पोजेशन, जिसे सबवेंशन स्कीम बोलते हैं। इस स्कीम में 3 पार्टीज होती हैं, बैंक्स, बायर्स और बिल्डर्स। बायर थोड़ा सा डाउन पेमेंट करता है, जो होता है 5 to 20% टिपिकली, और बैंक तुरंत बाकी लोन अमाउंट का बड़ा हिस्सा बिल्डर को डिस्बर्स कर देता है फॉर कंस्ट्रक्शन। और एक एग्रीमेंट के तहत बिल्डर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पोजेशन होने तक जो भी इंटरेस्ट या EMI बनती है उस लोन पे, वो बिल्डर भरेगा। मतलब बायर को घर मिलने तक EMI की चिंता नहीं है। साउंड्स लाइक अ ड्रीम ना। उदाहरण के लिए 1 करोड़ फ्लैट के लिए बायर 10 लाख रुपए देगा अभी, 80 लाख बैंक से लोन जाएगा सीधा बिल्डर के अकाउंट में, और बिल्डर कहता है कि मैं आपके 80 लाख के लोन का इंटरेस्ट या EMI पोजेशन तक दूंगा। बायर को बोलता है कि वो आराम से बैठे, लेकिन असलियत में क्या हुआ? बिल्डर गॉट इजी मनी अप फ्रंट विद जीरो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि लोन तो बायर के नाम पे हुआ है ना। नॉर्मली बैंक लोन शुड डिसबर्स इन स्टेजेस, जैसे जैसे बिल्डिंग बन रही है वैसे वैसे पेमेंट रिलीज करता है। लेकिन इस केस में होम बायर्स के नाम पे जो लोन था वो एकदम से 60 to 80% तक निकल गया था प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही। बैंक्स ने भी आंख बंद करके पैसे दिए, और मेनी टाइम्स इवन वायलेटिंग द RBI गाइडलाइंस ऑन प्रूडेंट लेंडिंग। और सवाल उठता है क्यों? तो बिल्डर वाज इफेक्टिवली गारंटीइंग द EMIs, सो बैंकों को लगा कि रिस्क नहीं है, प्लस दे गॉट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द बिल्डर। बिल्डर ने भी मौका देख के फंड का मिसयूज किया, डायवर्जन ऑफ द फंड्स, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया है। लोन का पैसा शायद किसी और प्रोजेक्ट में या लैंड को परचेज करने में या ना जाने कहां कहां यूज किया गया, बट नॉट ऑन द प्रोजेक्ट इट वाज मेंट फॉर। प्रोजेक्ट के कंप्लीशन और डेडलाइंस आते गए और गुजरते गए। 2018 से 19 तक आते आते बहुत सारे बिल्डर्स ने EMI पेमेंट्स देने बंद कर दिए। उनका अपना कैश खत्म हो गया या फिर इंटेंशन खराब हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, द बिल्डर्स डिफॉल्टेड। अब डिफॉल्ट किया बिल्डर ने, तो बैंक ने अपना रुख बदल लिया। जिस बायर को बोला था EMI बाद में देंगे, अब बैंक ने कहा EMI तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सो बैंक्स स्टार्टेड कमिंग आफ्टर द होम बायर्स फॉर द EMIs and interest, even though buyers still hadn't got the possession of their flats. कुछ प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे बने थे और कुछ में तो बस खड्डे पड़े हैं जमीन पर बैंक स्टेटमेंट पे EMI फुल चालू हो चुकी है। इमेजिन द शॉक ऑफ दिस फैमिलीज। एक तरफ बिल्डर भाग गया है या बैंकरप्ट हो गया है, और दूसरी तरफ बैंक बोल रहा है कि घर मिले ना मिले, लोन तो तुम्हारे नाम पे ही है, इसको भरो। तो काफ़ी बायर्स को लीगल नोटिस और लोन रिकवरी के थ्रेट्स भी आए। बहुतों को डबल फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ा है। रेंट भी चल रहा है क्योंकि घर तो नहीं मिला अभी तक और रहना तो पड़ेगा, ऊपर से EMI भी। सम हैड टू मेक अ इम्पॉसिबल चॉइस, अपने खर्च का डबल लोड लेके जिए या फिर डिफॉल्ट करके क्रेडिट स्कोर खराब करें
और लीगल केसेस झेले। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी यही है। 2013 से 2015 में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। 2018 और 19 तक बिल्डर्स डिफॉल्ट करना शुरू कर दिए। बैंक्स ने बिना सोचे समझे बायर्स को डिमांड लेटर भेजने शुरू किए। पोजेशन ना होने के बावजूद कहीं कहीं तो कोर्सिव एक्शन भी हुए। उदाहरण के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में केसेस फाइल हुए बायर्स के खिलाफ, चेक बाउंसेस के केस भी हुए, और वहीं बायर्स अलग अलग फोरम पे भागते रहे, रेरा, कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट, बट कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में एक ऐसी पेटिशन को डिसमिस कर दी, शायद जुरिस्डिक्शन के चक्कर में, फोर्सिंग द होम बायर्स टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज अ लास्ट रिजोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि यहाँ सिस्टेमेटिक फेलियर हुआ है। आरबीआई ने 2013 में ही ऐसी 80-20 स्कीम्स पे रेड फ्लैग लगा दिया था। 2018 में तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था बैंक्स को कि ऐसे बिल्डर्स टाई अप पे लोन मत दो, लेकिन फिर भी ऑन द ग्राउंड ये स्कीम चलती रही। क्लियरली बैंक और एनबीएफसी फाउंड सम लूप होल्स एंड जस्ट सिंपली इग्नोर्ड द रूल्स, एंड रेगुलेटर्स आल्सो डिडंट इफेक्टिवली एनफोर्स द बैन। बिल्डर और फाइनेंसर साथ मिलकर गड़बड़ करते रहे और अल्टीमेटली इनोसेंट बायर्स की जेब काटी गई। अब कुछ उन लोगों के सुनते हैं जो इस स्कैम के सीधे सीधे शिकार हुए हैं, द होम बायर्स। इनकी स्टोरी रियल है, हार्ट ब्रेकिंग है और गुस्सा दिलाने वाली है। और दीज आर द वॉइसेस दैट मेड सुप्रीम कोर्ट सिट अप एंड टेक एक्शन। राकेश भाटिया जी, ग्रेटर नोएडा से। 2015 में आदर्श आवास योजना प्रोजेक्ट बाय आम्रपाली ग्रुप में इन्होंने इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अपना 3 BHK का सपना लेके आए। 10% को डाउन पेमेंट भी किया, लगभग 4 लाख रुपए। 35 लाख का लोन लिया बैंक से अंडर दिस सबवेंशन प्लान। बिल्डर ने बोला था कि 3 साल में फ्लैट दे देगा, तब तक इंटरेस्ट वो भरेगा। और सिर्फ 8-9 महीने बिल्डर ने प्री EMI पे किया और फिर बंद कर दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट अटका पड़ा था। बाद में पता चला कि जिसमें इनका फ्लैट है, यानी फेज 4 और 5 में, उसका तो अप्रूवल ही नहीं मिला था अथॉरिटी से। सोचा था घर बन रहा है, पर जमीन पे कागज भी पूरे नहीं थे। भाटिया जी शॉक में आ गए when he discovered this after 18 months. And I would like to quote here, it is shocking that the bank released funds for a project that had no approval. This could not have happened without the collusion between the bank and the builder. ये उनके स्टेटमेंट है। उनके 1100 बायर्स वाले प्रोजेक्ट में 80% लोगों ने सबवेंशन ऑप्ट किया था। सबके साथ यही धोखा हुआ है। बैंक ने पूछा पैसे कैसे दे दिए आपने बिना अप्रूवल के, तो बैंक के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो जैसे ही बिल्डर ने पे करना बंद किया, बैंक ने इनके अकाउंट से EMI स्टार्ट कर दी। भाटिया जी जैसों ने प्रोटेस्ट किया। DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक्स ने केस डाल दिए उनके खिलाफ कि लोन डिफॉल्ट हो रहा है। सोचो, जिसके घर का प्लान पेपर पे ही रह गया, उसको डिफॉल्टर लेबल कर दिया गया। भाटिया जी ने फाइट कंटिन्यू रखी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। हमने EMI देने से मना कर दिया। बैंक ने लीगल नोटिस भेजे, पर मैंने कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट्स ने कुछ इंटीरियम ऑर्डर्स पास किए कि जब तक मैटर सोल्व नहीं होता, इन बायर्स के खिलाफ कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। आज भी भाटिया जी कहते हैं, बैंक्स ट्राई टू सेटल द लोन अमाउंट, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट एन अनफेयर सेटलमेंट। आई विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर जस्टिस। उनकी डिमांड है कि या तो उनको उनका फ्लैट मिले, या जो पैसा दिया है वो वापस मिले विद कंपनसेशन। और उनके जैसे 500 बायर्स अभी भी लगे हुए हैं फाइट में। 1100 में से बाकी थक कर सरेंडर या शिफ्ट कर चुके हैं। प्रोसनजीत दत्ता, नोएडा से। 2015 में नोएडा की एक लग्जरी फ्लैट महागुन मेजारिया में 2.5 करोड़ का 4 BHK बुक किया। लोन 2 करोड़ का लिया सबवेंशन प्लान में। पोजेशन से पहले कोई EMI नहीं। ये वाला प्रॉमिस उनको भी किया गया। तो बिल्डर को 2017 तक फ्लैट बना के देना था। 6 में से 4 टावर का काम हुआ और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया। पर जो 2 टावर जिनमें इनका फ्लैट था,
वो 90% बन के अटक गया। फिर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल रुक गया। 2020 तक बिल्डर बैंक को इंटरेस्ट देता रहा, जो कि था लगभग 1.5 लाख पर मंथ। 2020 के बाद बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए, एक पैसा नहीं दिया। और सिंस 2021 प्रोसोनजीत इज पेइंग दिस 1.5 lakh per month out of his pockets for a house that is still incomplete. He says 2021 में 1.5 lakh हर महीने खुद भर रहा हूँ बैंक को। अगर मेरा EMI पेमेंट रुक गया तो मेरा सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। इमेजिन दिस डायलेमा, ना घर मिला ना बिल्डर मिल रहा है, पर बैंक का मीटर चल रहा है 1.5 लाख महीने का, जिसको या तो भरते जाओ या डिफॉल्टर बन जाओ। दत्ता जी अब सुप्रीम कोर्ट की पेटिशन का हिस्सा हैं, होपिंग फॉर सम रिलीफ। उनके जैसे और भी प्रोफेशनल्स हैं जिनकी पर्सनल फाइनेंस बर्बाद हो गई है इस पूरे स्कैम के चक्कर में। किसी के रिटायरमेंट फंड टूट गए हैं और किसी की फैमिली की सेविंग पूरी तरह से खत्म हो रही है इस EMI को और रेंट को पे करते करते। अंबिवली महाराष्ट्र केस, ये सिर्फ NCR की प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई के पास अंबिवली में भी एक प्रोजेक्ट में कुछ फैमिली फंसी हुई है। एक दोस्त ने अपनी फैमिली की कहानी शेयर की है। बिल्डर ने सबवेंशन स्कीम ऑफर की, बाद में बोला कि गवर्नमेंट ने बैन कर दी है ये स्कीम और एक नया ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसमें पेपर्स पे तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा EMI का, पर बिल्डर ने प्रॉमिस किया कि आप भर दो, हम आपको रिइंबर्स कर देंगे हर महीने इंटरेस्ट के साथ। कुछ महीने रिइंबर्समेंट आया भी, फिर बिल्डर ने पेमेंट बंद कर दिया। बाद में सीधा सेविंग अकाउंट से EMI का कटना चालू विदाउट आस्किंग, क्योंकि ऑटो डेबिट मैंडेट था। फिर कोविड आया, कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से रुक गया। पैंडेमिक के बाद थोड़ा बहुत काम चालू और उसके बाद फिर से बंद हो गया। फाइनली पता चला कि बिल्डर ने खुद बैंकरप्सी फाइल कर दी है, क्योंकि वो किसी और फ्रॉड केस में फंस चुका था। 5 साल निकल गए हैं। फिर बायर्स ने सोचा कि कोई नया बिल्डर ले आए इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, लेकिन कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। उस फैमिली ने आखिरकार अपना पूरा 40 लाख लोन अपनी पर्सनल सेविंग से रिपे करके लोन बंद किया है, बिकॉज दे वांटेड टू जस्ट एंड दिस होल नाइटमेयर। द टोटल लॉस ऑफ 40 लाख। अब सुनने में आया है कि RBI ने 2018 में स्पेसिफिकली इस बिल्डर को ब्लैकलिस्ट किया था। बैंक्स को बोला था कि लोन मत दो इस प्रोजेक्ट पे। फिर भी कुछ बैंक्स और NBFC ने लोन दिए। अब वो फैमिली सोच रही है कि क्या बैंक को सू कर सकते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि बैंक ने RBI डायरेक्टिव के खिलाफ जाके लोन सैंक्शन किया था। दिस एग्जांपल शोज कि ये स्कैम सिर्फ NCR नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं और लोग फंस रहे हैं। हर जगह कहानी अलग, पर थीम सेम। बिल्डर भागा और बैंक ने बायर को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पे भी लोग अपना गुस्सा और दुख उतार रहे हैं। #चीटेड होम बायर्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जिंदगी की कमाई फंस गई है, बिल्डर और बैंक ने मिलकर हम सबको फंसाया है। एक ऑनलाइन कमेंट में किसी ने लिखा है कि बैंकर को बिल्डर से रिकवर करना चाहिए, हम बायर से नहीं, हमने तो सिर्फ घर खरीदने की गलती की है। ये सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर व्यू है, होम बायर्स आर द विक्टिम्स हियर, नॉट द कल्प्रिट्स, एंड उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। इस स्कैम में गलती सिर्फ बिल्डर की नहीं, बैंक भी इक्वल पार्टनर इन क्राइम है। हेंस द टर्म अनहोली नेक्सस। पैसे का खेल देखिए, बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए थे, बैंक्स को नए लोन कस्टमर्स चाहिए थे, तो बिल्डर ने मिडिल क्लास सपना यानी नो EMI टिल होम पोजेशन का मार्केटिंग किया टू बूस्ट द सेल्स। बैंक्स को हजारों नए होम लोन अकाउंट्स मिल गए बिना किसी एफर्ट के, बिकॉज बिल्डर ब्रॉट इन द कस्टमर्स पैकेज्ड विद अ टेम्पटिंग स्कीम। बैंक ने क्या सोचा होगा, लोन्स तो सिक्योर है क्योंकि एंड में तो बायर से ही वसूल लेंगे, तो दे हैड बायर्स एज बोरोवर्स ऑन द पेपर्स। कोलेटरल में प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी है और स्टार्टिंग में कुछ साल तक बिल्डर इंटरेस्ट देगा भी, तो ये विन विन सिचुएशन लग रही थी उस टाइम। इनिशियली बिल्डर को थोड़ा सा इंटरेस्ट देना था, जिसके बाद उनको करोड़ों के लोन इंस्टेंटली मिल रहे थे। ऑन द पेपर सबको फायदा दिख रहा था। बम्पर सेल फॉर द बिल्डर्स, लोन बुक ग्रोथ फॉर बैंक, और बायर का सपना कि EMI बाद में स्टार्ट होगी। रियलिटी में बिल्डर और मे बी सम बैंक ऑफिसर्स लाइकली न्यू कि ये बबल टिक नहीं पाएगा,
तो मेनी ऑफ दिस लोन्स वर गिवन विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। जैसे भाटिया जी के केस में बैंक ने अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट को पैसा दे दिया। इट सजेस्ट्स किकबैक्स फ्रॉम बिल्डर्स टू सर्टेन ऑफिशियल्स फॉर पुशिंग दीज लोन्स थ्रू। ये कम से कम एक ग्रोस नेग्लिजेंस तो है ही। और जब बिल्डर डिफॉल्ट कर गए, बैंक्स ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बचाने के लिए सीधा लोड बायर्स पे डाल दिया। यूजुअली अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता है लोन पे और लोन अकाउंट एनपी होता है तो बैंक को लॉस होता है, बट यहाँ बैंक बोले लोन तो बायर के नाम पे है, हम उसी से वसूल करेंगे, हमारा डिफॉल्ट थोड़ी होगा। सो बैंक्स प्रोटेक्टेड देयर बैलेंस शीट्स बाय स्क्वीजिंग द बोरोवर्स। बैंक्स एक्चुअली कंटिन्यूड टू अर्न इंटरेस्ट, पहले बिल्डर से फिर बायर से। कहीं कहीं बैंक ने इन लोन को रिस्ट्रक्चर करके अपना एनपीए स्टेटस पोस्टपोन भी किया या रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में केसेस डाल के प्रेशर बनाया बायर्स पर। दे हैड द लीगल कॉन्ट्रैक्ट एडवांटेज ड्यू टू दैट ट्राइपेट्रेट एग्रीमेंट क्लॉज, जिसमें लिखा था कि अल्टीमेटली बोरोवर यानी होम बायर लायबल है। ये क्लॉज एक तरह से टाइम बॉम्ब था उन बायर्स के लिए। इस नेक्सस का एक और एस्पेक्ट है डाइवर्जन ऑफ द फंड्स एंड प्रोजेक्ट डिलेज। जब बिल्डर को एकदम बल्क पैसा मिल गया, उसका इंसेंटिव खत्म हो गया प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने का, तो मेनी बिल्डर्स टुक द मनी एंड इन्वेस्टेड इट एल्सवेयर और लॉन्च्ड न्यू प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग द वन फॉर विच द लोन वाज गिवन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे डेवलपर्स का यही पैटर्न है। रिजल्ट, प्रोजेक्ट्स इंडेफिनिटली डिलेड, पैसा इधर उधर और फाइनली कंपनी बैंकरप्ट। बिल्डर ने अलग कंपनी खोल ली या फिर नए नाम से कोई दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। बैंक्स ने भी तब तक अपना इंटरेस्ट काफी हद तक कमा लिया था और प्रिंसिपल रिकवरी के लिए दे ऑलवेज हैड द बायर्स प्रॉपर्टी और व्हाटएवर एग्जिस्टेड ऑफ दिस एज कोलेटरल। इतनी जबरदस्त गठबंधन थी बैंक्स और बिल्डर्स में कि आरबीआई के रूल्स तक की धज्जियां उड़ा दी गई। आरबीआई हैड एक्सप्लिसिटली सेड सबवेंशन स्टाइल 1820 scheme are untenable and disallowed after 2013 because risk is higher. फिर भी bankers kept signing such tripartite deals till 2016, 17 and even 2018 तक. Why? Some experts say that banks were in the race to increase their retail loan portfolio and real estate loans seemed lucrative in booming years. Also maybe they assumed कि RERA, which came in 2017, would enforce the project completion, so risk कम होगा. But that bet failed. एंड में नेक्सस का रिजल्ट देखो, बिल्डर्स ने घर बेच के पैसे ले लिए, बैंक्स ने लोन दे दिए अपना इंटरेस्ट कमाने के लिए, और जो फंसे बायर्स उनके लिए ना घर है और ना पैसा। असली लूट तो इसी को कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ऑब्जर्व किया कि बिल्डर्स डेवलपर्स ने इलिसिट बेनिफिट लिए एट द कॉस्ट ऑफ होम बायर्स। और ये सिर्फ बिल्डर्स की बदमाशी नहीं है, बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का उल्लंघन किया है। इट वॉज अ सिस्टमैटिक लूट बाय वाइट कॉलर कोल्यूजन। एक तरफ से देखा जाए तो इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द 2008 सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस इन यूएस, जहां लेंडर्स ने केयरफुली लोन्स दिए और बबल बस्ट के बाद होम ओनर्स फंस गए। डिफरेंस ये है कि वहां घर एग्जिस्ट करता था बट वैल्यू क्रैश हो गई थी, यहाँ तो घर भी एग्जिस्ट नहीं करता। चाइना में भी ऐसी ही स्कीम हुई 2021-2022 में, where thousands of Chinese home buyers boycotted the mortgage payments for incomplete projects. Evergrande crisis. उन्होंने भी पब्लिकली बोला नो हाउस नो मॉर्टगेज। इंडिया में भी अभी तक बॉयकॉट ओपन नहीं हुआ है, पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन देख के लगता है कि सिस्टम को अब सुधरना ही पड़ेगा। इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि रेरा, आरबीआई और स्टेट अथॉरिटीज जिन पे बायर्स ने भरोसा किया था फॉर प्रोटेक्शन, उनकी भी नाकामी साफ दिख रही है। रेरा जो 2017 में बनी टू रेगुलेट दिस रियल एस्टेट एंड इंश्योर द टाइमली डिलीवरी एटसेट्रा, इन केसेस में इफेक्टिव नहीं रही। नोएडा, यूपी, हरियाणा रेरा के पास हजारों कंप्लेंट्स गई होंगी इस पीरियड में। कुछ इंडिविजुअल ऑर्डर्स भी गए होंगे इन फेवर ऑफ द बायर्स लाइक इंटरेस्ट फॉर डिलेज एटसेट्रा, पर ग्राउंड पे एनफोर्समेंट कमजोर रही। बिल्डर ने रेरा ऑर्डर को चैलेंज कर दिया या इग्नोर किया और रेरा अथॉरिटीज उसको एनफोर्स नहीं कर पाई। यूपी और हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर जो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज़ हैं, इनके रोल भी क्वेश्चनेबल हैं। भाटिया जी का एग्जांपल ले लो। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कैसे अलाउ किया कि एक बिल्डर
अनअप्रूव्ड फेस बेचे। ऐसा लगता है कि लोकल अथॉरिटीज जिनके पास मॉनिटरिंग और अप्रूवल का काम है, उन्होंने नेग्लिजेंट होकर या कोल्यूड करके बिल्डर को बेनिफिट दिया। कई केसेस में अथॉरिटीज ने प्रोजेक्ट डिले पे पेनल्टी भी लगाई, तो बिल्डर ने अगले प्रोजेक्ट के फंड से थोड़ा भर दिया और नया प्रॉमिस ले लिया, एसेंशियली किकिंग द कैन डाउन द रोड। स्टेट मशीनरी टाइमली इंटरवेन करती तो शायद ये ना होता। ये सुप्रीम कोर्ट के सेंटीमेंट भी था, कॉलिंग इट द फेलियर ऑफ स्टैच्यूरी एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई इस तरह के स्कैम का शिकार है तो आगे क्या करना। इतना बड़ा केस चल रहा है, पर इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ खास स्टेप्स हैं जो विक्टिम्स को लेने चाहिए। तो हमने एक क्विक सर्वाइवल और फाइट बैक गाइड तैयार की। तो पहला है लीगल शील्ड एक्टिविटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरम बोल दिया है कि बैंक्स कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते, तो नो योर राइट्स। अगर फिर भी बैंक से रिकवरी कॉल या धमकी आती है EMI, चेक बाउंस एक्सेट्रा की, तो तुरंत कोर्ट का रेफरेंस दो। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड सो एंड सो प्रोहिबिट्स दिस। रिपोर्ट सच हैरेसिंग एक्शंस टू द कोर्ट वाया योर लॉयर। कंटेम्प्ट की स्वाड लटक रही है अब ऑफिसर्स। बेसिकली अब आपको थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा, तो यूज इट टू रीग्रुप। CBI और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कोऑपरेट करें। जांच शुरू हो चुकी। अगर आप विक्टिम ग्रुप में हैं तो एंश्योर कि आपके पास जो भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखो। लोन एग्रीमेंट्स, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पेमेंट रिसीट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ EMI, डिडक्शंस एक्सेट्रा। अगर CBI या SIT बायर्स से इन्फो मांगती है तो बी प्रोएक्टिव। सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स। जितना ज़्यादा प्रूफ उतना मजबूत केस बनेगा। ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट्स इफ नीडेड। ये आदमी आपकी तरफ से कोर्ट को असिस्ट कर रहा है, सो गिव देम एनी इन्फो दैट दे कैन हेल्प एंड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। रिकॉर्ड ऑफ ईच कम्युनिकेशन रखें। बिल्डर के ईमेल्स, डिमांड लेटर्स, बैंक नोटिसेस सब सेफ रखो मल्टीपल कॉपीज में। आगे चल के क्रिमिनल ट्रायल या रिकवरी सूट में ये काम आएगा। रेरा और कंज्यूमर कोर्ट्स पैरेलल में अपना रेरा केस फाइल करना कंसिडर करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो रेरा ऑर्डर में इवेंचुअली गेट योर इंटरेस्ट फॉर डिले और रिफंड ऑर्डर, विच बिल्डर कंप्लाई करें या ना करें एटलीस्ट एक डिक्री मिली। कंज्यूमर कोर्ट कंज्यूमर कमीशन में भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का केस बन सकता है अगेंस्ट द बिल्डर। वहाँ कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। कुछ बायर ने बिल्डर्स को इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में भी ड्रैग किया है एज क्रेडिटर्स। तो इफ बिल्डर इज बैंक्रप्ट यू कैन ज्वाइन दिस क्रेडिटर लिस्ट। ज्वाइन फोर्स कलेक्टिविज्म इज द की। हर प्रोजेक्ट के अफेक्टेड पार्टीज एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना के कनेक्टेड रहें। फॉर्म एसोसिएशन और ज्वाइन द एग्जिस्टिंग होम बायर्स ग्रुप। जैसे नोएडा में NEFOWA नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन या FPC फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स जैसे पैन इंडिया बायर NGO हैं, उनसे कंटेक्ट करें। संघर्ष सबका कॉमन है, तो वाई फाइट अलोन। ग्रुप्स कैन पूल फंड्स टू हायर गुड लायर्स, डू प्रोटेस्ट, मीडिया आउटरीच एंड कीप ईच अदर मोटिवेटेड। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया है, बट इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए आपकी कलेक्टिव आवाज़ इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे भी हैशटैग जस्टिस फॉर होम बायर्स टाइप कैंपेन्स चलाओ। पब्लिक नैरेटिव बना रहेगा तो पॉलिटिकल विल भी बनानी पड़ेगी। तो इसके साथ उम्मीद करते हैं कि जितने भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं इस केस में उनको सबको न्याय मिलेगा और उनको उनके हक का घर या फिर कंपनसेशन मिलेगा। तो एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट and wishing Godspeed justice for all the affected parties. Thank you.